नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज दोपहर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। जमीनी स्तर पर कुशल प्रशासन और सेवा उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने सोमवार और मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के कंजरवेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक 100 सांसदों की न्यूनतम नामांकन सीमा हासिल करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में, और मिस्र के काहिरा में सागर डांगी ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की जूनियर स्पर्धा के टीम वर्ग में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख कर्मियों को भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न होगा। रोजगार मेले के पहले चरण में 75,000 से अधिक चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने में जुटे हैं। देश भर से चयनित नए कर्मी केंद्र सरकार के 38 मंत्रालय और विभागों में शामिल किए जाएंगे। इन्हें वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं। मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में इस भर्ती अभियान के तहत कर्मियों का या तो सीधे चयन कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से बहाली की जा रही है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना में वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,51,000 लाभार्थी अपने आवास में गृह प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 29 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं। इन मकानों के निर्माण पर सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत रामकिशोर और शालिनी विश्वकर्मा जैसे हजारों लोग अपना पक्का घर पाकर बेहद खुश हैं। रामकिशोर सिंह, गांव पोड़ी। हमारे यह कच्चे घर में हम 70 साल से रहते हैं। आज हम मोदी जी बढ़िया घर बनवा दी तो आराम से अब अपने पक्के में रह रहे हैं। अब पक्का घर बन गया तो आराम है। विश्वकर्मा, पहले हमारे कच्चा मकान था, पानी भी चूता था, कीड़े मकोड़े गिरते थे। हमारे पक्का मकान बन गया है, हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। ये 4,51,000 मकान भी पिछले 6 महीने में बनकर तैयार हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सतत प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराया जा सके। जम्मू कश्मीर में जम्मू नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेता राजेंद्र शर्मा को महापौर और बलदेव सिंह बिलौरिया को उप महापौर चुना गया है। महापौर चुनाव में डाले गए 59 वोटों में से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र शर्मा को 57 मत मिले, जबकि एक अवैध पाया गया। कांग्रेस के द्वारकानाथ चौधरी को मात्र 1 वोट मिला। उप महापौर के चुनाव में भाजपा के बलदेव सिंह बिलौरिया ने कांग्रेस की सोनिका शर्मा को हराया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने
इन चुनावों में पार्टी की जीत पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और वरिष्ठ नेता बलदेव बलौरिया को बधाई दी है। श्री नड्डा ने एक ट्वीट में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जा रही नीतियों का परिणाम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और वाम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। श्री शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि एक पड़ोसी देश के इशारे पर हताशा से भरे कुछ तत्व निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ऐसे परिवारों के हर आंसू का प्रतिशोध लिया जाएगा और आतंकवाद को समूल नष्ट कर हम अपने शहीदों को उचित श्रद्धांजलि देंगे। देश भर के 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशासन और सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उल्लेख करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये प्रौद्योगिकी वस्तु और सेवा कर तथा आयकर के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन तकनीकी दस्तावेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में काफी सहायक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जालिम लोशन का पैगाम आपके नाम। दीपावली खुशियों से मनाइए, आतिशबाजी सावधानी से चलाइए, खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। जमीनी स्तर पर कुशल प्रशासन और सेवा उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने सोमवार और मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है।
ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक 100 सांसदों की न्यूनतम नामांकन सीमा हासिल करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में और मिस्र के काहिरा में सागर दांगी ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की जूनियर स्पर्धा के टीम वर्ग में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है रजत पदक। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के निर्णय पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कार्यबल की छानबीन और फैसले से पाकिस्तान को मुंबई आतंकी हमले में शामिल आतंकियों सहित अन्य कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाध्य किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि पाकिस्तान अपने धन शोधन और आतंकवाद रोधी तंत्र में और सुधार के लिए एशिया प्रशांत समूह के साथ काम करता रहेगा। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक 100 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद पार्टी के अगले नेता और देश के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अपनी छुट्टियां खत्म कर प्रधानमंत्री चुनाव के लिए लंदन वापस आ गए हैं। इस चुनाव में यदि ऋषि सुनक के प्रतिद्वंदी टोरी को 2 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है तो वे पार्टी के अगले नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नामांकन ब्रिटिश समय के अनुसार सोमवार को दोपहर 2 बजे तक ही किए जा सकते हैं। परिणाम की घोषणा 28 अक्टूबर शुक्रवार को होगी। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। कार्तिक त्रयोदशी की तिथि गणना के अनुसार कई लोग कल धनतेरस मनाएंगे। इसे धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। इस अवसर पर घरेलू उपकरणों और वाहनों की भी काफी बिक्री होती है। लोग इस दिन को नई खरीदारी के लिए शुभ मानते हैं। विशेष रूप से सोने चांदी और नए बर्तनों की खरीद इस दिन खूब होती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। ये योगी सरकार द्वारा लगातार आयोजित 6वां दीपोत्सव है। प्रधानमंत्री पहली बार इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष सरयू नदी के घाट पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अयोध्या शहर और दीपोत्सव से जुड़े सभी इलाकों में स्वच्छता और सैनिटेशन का अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस साल के दीपोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगे, लिहाजा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होगा और इसके सजीव प्रसारण की अयोध्या के हर प्रमुख केंद्र पर
पर भी व्यवस्था की जाए। दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 5 बजे भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम लगभग 5:45 बजे प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के नए घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दीपावली के अवसर पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो सेवा रात 10 बजे उपलब्ध होगी। दिन के समय सभी मेट्रो लाइनों पर रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य रूप से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के विकसित भारत के 2 स्तंभ हैं, हमारी विरासत का गर्व और सभी के विकास के लिए हर संभव प्रयास। प्रधानमंत्री ने कल उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की 2 रोपवे परियोजनाओं तथा सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माणा गांव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्य बनने के लिए ऐतिहासिक विरासत, सदाचार और मूल्यों के सम्मान करने की आवश्यकता होती है। श्री मोदी ने कहा कि ढांचागत परियोजनाओं के विकास और इस क्षेत्र में रोपवे बनने से केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब से ईश्वर का आशीर्वाद मिलना आसान हो गया है। ये रोपवे ने खंभे, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। श्री मोदी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका में रहने वाले लोग भी इन विकास परियोजनाओं से खुश होंगे। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। श्री मोदी ने चुनौतियों के बावजूद कठोर परिश्रम और उत्साह के साथ काम करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्रा ने सुरक्षा परिषद में यूक्रेन संकट पर टिप्पणी के दौरान कहा कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत की पहल जन केंद्रित बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत लगातार दोनों ही पक्षों से शत्रुता और हिंसा बंद करने तथा बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह देता रहा है। श्री रविंद्रा ने कहा कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहा है, साथ ही वो आर्थिक समस्या से ग्रस्त अपने पड़ोसी देशों को भी आर्थिक मदद दे रहा है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने सोमवार और मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की। बैठक में श्री राजीव गौबा ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को बचाव और रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनहानि से बचने और ऊर्जा तथा दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचों और संपत्तियों का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नुकसान की यथाशीघ्र भरपाई का निर्देश भी दिया। कैबिनेट सचिव ने समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को जल्द वापस बुलवाने और चक्रवात की चपेट में आने वाले इलाकों से लोगों की समय से निकासी सुनिश्चित करने को कहा। श्री गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी केंद्रीय एजेंसियों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं खेलों में वर्ष 2014 से आगे भारत की उपलब्धियों की जानकारी।
आजादी के बाद भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की और खेल भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों ने समय समय पर देश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण को देश में खेल और खेलों की उन्नति का श्रेय दिया जाता है। पिछले 8 सालों में देश में खेल जगत की तस्वीर बदली है। इस सफलता का कारण सरकार की टारगेट पोडियम स्कीम टॉप्स है, जिसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत मुख्य रूप से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी जैसे खेलों पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन खिलाड़ियों की प्रतिभा का पहचान करना था जिनमें ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता है। टॉप्स के बाद सरकार ने युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की, जो 2017-18 में शुरू हुई। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर की थी। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट ने देश में खेलों को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। देश के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल 2017 में लॉन्च किया गया था। 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण सहित कुल 57 पदक जीते। पुरुष हॉकी टीम ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने 2017 में पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की। ये पहली बार था जब भारत ने फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बासेल में 2019 विश्व कप चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। सिंधु 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। भारत के लिए शानदार साल रहा वर्ष 2018, जब मैरी कॉम ने जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग का खिताब। Mary Kom is beaming from ear to ear because the iconic Indian boxer has just claimed her first Commonwealth Games gold medal in this her Commonwealth Games debut. Delight up in the stands. Mary Kom giving thanks, a unanimous points decision victor over Northern Ireland's Christina O'Hara. वर्ष 2018 में हिमा दास IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब उन्होंने फिनलैंड में 400 मीटर रेस का खिताब जीता। मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला सिंगल्स में भारत का पहला टेबल टेनिस स्वर्ण जीता। उसी वर्ष दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 2021 ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। भारत ने ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्पर्धा में भी इतिहास रचा, जब भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने इस साल डायमंड लीग का खिताब भी जीता था। टोक्यो 2020 में ट्रैक एंड फील्ड के जैवलिन मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और अब ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन 2022 में भी अभूतपूर्व था, क्योंकि वो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा था। भारोत्तोलन, कुश्ती और मुक्केबाजी में भारत का दबदबा रहा। पुरुष बैडमिंटन में 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया और इसी साल देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। शतरंज ओलंपियाड भी भारत में पहली बार तमिलनाडु के मामल्लापुरम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी समाचार से। मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कल 9वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। सागर दांगी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा के टीम वर्ग में वरुण तोमर और सम्राट राणा के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत वर्ग में सागर ने रजत और वरुण तोमर ने कांस्य पदक हासिल किया। नैन्सी और श्री कार्तिक सबरीराज रविशंकर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 17 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, आइजॉल और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुनीश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हां लवलीन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल की केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा थी वो सभी अखबारों में सचित्र छाई हुई है। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रमुखता दी है कि विकास और विरासत देश की जरूरत है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के इस कथन को पहली खबर बनाया है कि केदारनाथ से लेकर अयोध्या तक सांस्कृतिक उत्थान की घोषणा कर रहा है भारत, जबकि हिंदुस्तान की सुर्खी देखें तो कहता है पर्वतमाला से पहाड़ों में रौनक लौटाने की तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह का ये संबोधन कि देश विरोधी गतिविधियों के अड्डे खत्म, पूर्वोत्तर में भी हिंसा में कमी आई, ये दैनिक भास्कर सहित लगभग सभी अखबारों में है। FATF की संदिग्ध सूची से पाकिस्तान को बाहर किए जाने पर भारत की ये टिप्पणी कि पाकिस्तान आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई करे, ये जनसत्ता में है। दुश्मन के एक साथ कई टारगेट तबाह करेगी अग्नि प्राइम, परीक्षण सफल, इसे लोकसत्य ने सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि ये अग्नि श्रृंखला की आधुनिक सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। जनसत्ता की सुर्खी है कि ऐसी मिसाइल सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के ही पास है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संघ के भारतीय चैप्टर द्वारा जनमत संग्रह के जरिए भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक 10 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में पाथेर पंचाली शीर्ष पर, ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र के अनुसार इन 10 फिल्मों में 3 बांग्ला की हैं और 4 हिंदी की। राजधानी में 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए PUC की अनिवार्यता के फैसले पर फिलहाल रोक लगाए जाने को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने दिया है। और नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण बढ़ना शुरू, आज से बेहद खराब होगी हवा। पत्र आगे लिखता है पराली जलाने के मामले भी लगातार अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। बेहतर वित्तीय नतीजों और विदेशी निवेश मिलने से घरेलू शेयर बाजार में आई बढ़त की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है दीपावली से पहले शेयर बाजारों ने लगाया सिक्सर। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है ग्रहों के उलटफेर से इस बार 2 दिन की धनतेरस। न्यूयॉर्क में दीपावली पर स्कूलों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, ये राष्ट्रीय सहारा की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। जमीनी स्तर पर कुशल प्रशासन और सेवा उपलब्ध कराने के लिए 30 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने सोमवार और मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। धनतेरस का पर्व आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है।
ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक 100 सांसदों की न्यूनतम नामांकन सीमा हासिल करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में और मिस्र के काहिरा में सागर दांगी ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की जूनियर स्पर्धा टीम वर्ग में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।